क्या स्टूडेंट आप जानते हैं आयरन को हवा में और आर्द्रता में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग क्यों लग जाती है, और अगर माचिस की तीली को अचानक जलाते तो एकदम से उसमें आग क्यों लग जाती है। तो ये स्टूडेंट जादू नहीं, ये साइंस का कमाल है और ये है केमिकल रिएक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार तरीके से। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। इसका लेसन होगा पहला और इस लेसन का नाम होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे, लेकिन इस जो लेसन है ना, इसके कई वीडियोस रहेंगे, एक वीडियो में पूरा लेसन खत्म नहीं कराएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके कई पार्ट यहाँ पर डिवाइड करके इसको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बहुत आसानी हो और आप बोर भी ना हो और साइंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख लें और बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स ला सके। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, बहुत सारे हम अपने जो दैनिक जीवन के उदाहरण हैं उनके माध्यम से फिर इसको पूरा समझते हैं। तो एक बार पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब एक हो सकता है या अधिक पदार्थ हो सकते हैं, जिनको हम रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक बोलेंगे, आपस में रिएक्शन करके यानी प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद या प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं और नया पदार्थ बनता है जिसकी विशेषताएं भी अलग होती हैं। अब कहेंगे सर आपने जो बताया, जो परिभाषा यहाँ पर आपने बताई, ये भी हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई है, पूरी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अभी इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। और जो अपने हम डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि वो कैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ये तो आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो होता क्या है, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, वो लोहे का कोई कील हो सकता है ना, कोई जैसे रोटी बनाने वाला जो तवा होता है वो हो सकता है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना, ये आपको बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब उसमें जंग लग जाती है ना। तो बरसात के समय क्यों ऐसा ज़्यादा होता है, इसका मतलब है बरसात के समय में हमारे वायुमंडल में नमी रहती है, तो वो नमी होती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है और बरसात के समय में वायुमंडल में नमी आ जाती है। तो लोहा जैसे ही ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है वो एक रासायनिक क्रिया कर जाता है, और वो आयरन आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। तो वही यहाँ पर बात लिखी है, जब लोहा हवा और नमी यानी दो चीज़ें, हवा और नमी। अब ये हवा में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें से ऑक्सीजन होती है, तो मेनली ये ऑक्सीजन उससे क्रिया करती है और नमी आ जाती है के संपर्क में आता है, तो वह ऑक्सीकृत होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इसी आयरन ऑक्साइड को जंग कहते हैं। अब ये इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है, जैसे ये हो गया आयरन और ये हो गया ऑक्सीजन O2। अब आप कहेंगे सर ये 4 और 3 क्यों लगा दिया, ये समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पर हमने लगाया है। अब बैलेंस क्यों करते हैं तो और कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। बैलेंस इसलिए करते हैं कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जितनी रिएक्टेंट का द्रव्यमान होगा उतना ही प्रोडक्ट का द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जितने हम रिएक्टेंट लेंगे यानी जितने हम अभिकारक लेंगे उतने ही हमारे उत्पाद बनेंगे। अगर हम आयरन के 4 यहाँ पर एटम लेते हैं तो उत्पाद जब बनेगा तो उसमें भी आयरन के 4 एटम होने चाहिए। तो जो Fe2O3 बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसको जंग कहते हैं, तो उसमें 2 यहाँ कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 Fe लिए थे, 4 Fe यहाँ भी है। ऑक्सीजन 3O2 यानी 6 थे, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, तो मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कुछ संख्याओं का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे आगे। हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है।
तो क्या होती है परिभाषा पर एक बार नजर फिर से डालो। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ, जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, आपस में रिएक्शन करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। देखो आयरन और ऑक्सीजन है, एक से अधिक यहाँ पर पदार्थ हैं और ये आपस में रिएक्शन किया और इसने एक नया पदार्थ बना दिया, नया पदार्थ बना दिया। इसी को हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट। और जो नया पदार्थ बनता है वो उसकी विशेषताएं अलग होती हैं। इसका मतलब है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की विशेषताएं आयरन और ऑक्सीजन से अलग होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में पदार्थों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ आयरन था, यहाँ ऑक्सीजन थी, इसने रिएक्शन किया और नया पदार्थ बनाया, इसके रासायनिक गुण बदल गए। इसका मतलब ये है Fe2O3 के रासायनिक गुण आयरन और ऑक्सीजन जैसे नहीं होंगे, वो नए गुण लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम को हमने जलाया। देखिए जब भी किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, Mg सॉलिड है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन गैस आई, मिला दी। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और ये एक सफ़ेद कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, सॉलिड कलर, सॉलिड होगा वो। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के गुण बदल गए, ऑक्सीजन के गुण बदल गए, एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी विशेषताएं ना तो मैग्नीशियम से मिलेंगी और ना ही ऑक्सीजन से मिलेंगी। इसकी नई विशेषताएं हो जाएंगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ थे, इन्होंने रिएक्शन किया, एक नया पदार्थ बना दिया, और जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे। तो उत्पाद की जो विशेषताएं हैं वो अभिकारकों की विशेषताओं से एकदम अलग होंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ संकेत निकलते हैं, मतलब कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें कुछ इंडिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है वो नए कलर में आ जाएगा, यानी जिस कलर में रिएक्टेंट होंगे उस कलर का प्रोडक्ट नहीं होगा, यानी उसका कलर बदल जाएगा। तो अगर कलर बदल रहा है रिएक्शन के बाद, यानी रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो गया। ठीक है, तो मतलब जैसे ही कहीं पर कलर बदल गया तो समझ लो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी केमिकल चेंज हुआ है। एक संकेत तो ये होता है। तापमान भी बदल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले तापमान कुछ और होगा और रासायनिक अभिक्रिया के बाद तापमान कुछ और हो जाएगा। तापमान बढ़ भी सकता है, तापमान घट भी सकता है। तो तापमान घटना बढ़ना, इसके आधार पर भी रिएक्शन दो प्रकार की होंगी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, आगे बताएंगे। फिर जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है कि कोई गैस निकलने लगे, ठीक है, और कोई नया ठोस पदार्थ बन जाए जिसको अवक्षेप कहते हैं। हो सकता है कि लाइट उत्पन्न होने लगे। तो ये कुछ चेंजेज होते हैं। तो ये जादू नहीं है, ये साइंस का कमाल है। तो जब कहीं पर इस टाइप के परिवर्तन हमें नजर आए तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे और हम कुछ दैनिक जीवन में इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में, है ना, अपने दैनिक जीवन में हम लोग आते हैं। जस्ट मिनट। ओके। तो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, यानी परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, आप और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो आप देखिएगा 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि दूध में कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है, फिर लोहे को या कोई लोहे की कोई चीज़, तवा, कील आदि, जैसा कि पहले हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई नमी में खुला अगर छोड़ दिया जाए तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा, है ना, उसमें ब्राउन ब्राउन कलर का कुछ ऊपर चिपक जाएगा। तो वही होती है रस्टिंग, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, यानी जंग लग जाएगी। तीसरा आपने एक लिया अपने उदाहरण दैनिक जीवन से, हमारा शरीर भोजन को पचाता है। हम जब भोजन खाते हैं, मान लो हमने आलू खाया, स्टार्च लिया और वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन गया और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल गया और हमें दे दी ऊर्जा उसने। तो ये सब कुछ होता है हमारे शरीर के अंदर। इसका मतलब खाया हमने आलू और बन गई लास्ट में ऊर्जा। ठीक है,
और हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या होता है, हमारे अंदर जो शरीर के ग्लूकोज होता है वो जलता है और ऊर्जा बनती है। इसका मतलब है इन सभी परिस्थितियों में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जितनी हमने यहाँ पर लिखी हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ पर हर जगह कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, यानी जो नया उत्पाद बन रहा होगा उसकी विशेषताएं कुछ अलग हो जाती होंगी। जैसे दूध में कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर काम करेंगे और दूध को एक नए उत्पाद में बदल देगा। या जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे जब हम मिल्क को दही में बदलते हैं तो उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जैसे गन्ने का जो जूस होता है वो उसको रख दीजिए भरकर किसी बर्तन में और 3-4 महीने बाद वो सिरके में बदल जाएगा और सिरके में एसिटिक एसिड आ जाएगा। तो दूध में जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है और वो फिर सिरके में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे गन्ना है तो गन्ने में कुछ शुगर होती है ना, तो वो जब फर्मेंटेशन होता है तो सिरका बन जाता है और उसमें एसिटिक एसिड आ जाता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसका मतलब ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ हम क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी करके बताया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हम एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताने जा रहे हैं इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है ना। बहुत सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ये क्रियाकलाप करने होते हैं। किसी टीचर की उपस्थिति में, किसी एक्सपर्ट की उपस्थिति में ही इसको किया जा सकता है। तो जैसे एक्टिविटीज़ नंबर 1 हम यहाँ पर देखेंगे 1.1, लगभग हम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लें और उसको रेक माल से रगड़ कर साफ कर लें ताकि उसके ऊपर जो भी गंदगी लगी वो हट जाए। फिर इसे चिमटे से पकड़कर बर्नर से इसका दहन करते हैं, मतलब इसको जलाएं और इससे बनी राख को हम वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लें, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया भी गया है। ठीक है, आप चित्र को भी देख सकते हैं। तो होगा क्या, मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम का रिबन है उसका जब दहन करते हैं तो करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी और कोई समस्या भी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे और हमें क्या दिखेगा परिणाम। तो देखिए इसका क्या होगा परिणाम जब इसको हम जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो देखो क्या परिणाम निकलेगा। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ, मतलब वाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, यानी वो जलता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी व्हाइट कलर के पाउडर में वो बदल जाता है जिसको वॉच ग्लास में रखते थे। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यानी जो जलने के बाद बनता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। इसका मतलब ये क्या होगा, ये मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जला और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाइट कलर का चूर्ण होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण ना तो मैग्नीशियम से मिलेंगे ना तो ऑक्सीजन से मिलेंगे, ये नई विशेषताएं लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच क्या हुई, कोई भी अभिक्रिया हुई होगी जिसके कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब है ये जो एक्टिविटी हमने यहाँ पर की इससे हमें ये पता चला कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब हम एक्टिविटीज़ नंबर 1.2 भी करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखो 1.2 एक्टिविटीज़ देखो, इसमें एक और लेते हैं। जैसे एक हम शंक्वाकार फ्लास्क ले लें या कोई टेस्ट ट्यूब लें, उसमें दानेदार हम जस्ता यानी जिंक लें। ठीक है, उसे क्रिस्टल ले लें। ओके, और इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं। तो लेकिन याद रखिएगा जब भी हम अम्ल को इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से करें क्योंकि उससे कोई समस्या भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 मिलाते हैं तो क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व कीजिए। तो फ्लास्क में अगर ले रहे हैं तो फ्लास्क में, और अगर हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं तो उसको हम स्पर्श करके देखें तो क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। आप इसको ऑब्जर्व करें, देखिएगा इसका टेम्परेचर बदल गया होगा। और हमने आपको बताया है कि अगर टेम्परेचर बदल रहा है, रंग बदल रहा है या कोई गैस निकल रही है तो इस बात का संकेत है कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तो अगर इसका तापमान बदल रहा है तो समझ लो वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी।
तो क्या होगा परिणाम जब ऐसा करेंगे? तो देखिए, जिंक धातु जिंक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है। अगर अगर जिंक के क्रिस्टल में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो ये बनेगा ZnCl2, यानी क्या बदला होगा? जिंक क्लोराइड में बदल गया होगा। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही होगी। और जब हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखेंगे, टच करके देखेंगे, तो हमें महसूस होगा उसका टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो देखो, गैस निकल रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है और उसका टेम्परेचर भी बदल रहा है। ये सब किस बात के इंडिकेशन है, किस बात के संकेत हैं? ये इस बात के संकेत है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और अगर हम इसमें H2SO4 मिलाएं तो क्या बनेगा? तो Zn में जब हम H2SO4 मिला देंगे तो बनेगा ZnSO4 और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो दोनों स्थितियों में यहाँ पर एक गैस निकल रही है, एक नया पदार्थ बन रहा है और उसका टेम्परेचर बदल रहा है। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन हैं, किसके? केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशन है। इसका मतलब है, ये संकेत है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, या जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। ओके, तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट हो गया और जिंक ZnCl2 ये प्रोडक्ट हो गया, या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्टेंट हो गए और जिंक सल्फेट ये बन गया प्रोडक्ट। ओके, अब हम यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज हमने की है, इससे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। देखो, जस्ट मिनट। हाँ, ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें अवस्था भी बदली है, पदार्थों की रंग भी बदले हैं, गैस निकल रही है और तापमान भी बदल रहा है। तो इसका मतलब ये जो परीक्षण जो हमने क्रियाकलाप की है, उसके परीक्षण से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया उनके बीच में जरूर संपन्न हुई है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में आसपास चीज़ों पर नज़र डालें तो कहीं पर फिजिकल चेंज हो रहे होंगे, कहीं पर केमिकल चेंज हो रहे होंगे। फिजिकल चेंज में क्या होता है? देखिए, फिजिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उससे गुणधर्म नहीं बदलते हैं। जैसे पानी को जब हम ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाएगी और बर्फ़ को गर्म करें तो फिर से पानी बन जाएगा। तो बर्फ़ और पानी के गुण एक ही जैसे होंगे, ठीक है। हाँ, साइज वाइज बदल सकता है और कोई बात नहीं, बाकी रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो जो नया पदार्थ बनेगा वहाँ पर रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर लोहे पर जंग लगती है तो इसका मतलब है उसमें रासायनिक क्रिया हुई, ठीक है। तो चूंकि चैप्टर में हमें रासायनिक क्रिया को ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है तो इसी पर फोकस ज़्यादा करेंगे। चलिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो, जब हम केमिस्ट्री आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें केमिकल इक्वेशन शब्द प्रयोग करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको अगर हम प्रतीक के रूप में लिखें तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिखा कि जब जस्ती में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है? ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, तो उसको हमने इस प्रतीक के रूप में लिख दिया। हमने जो भाषा बोली उसको हमने प्रतीक के रूप में लिख दिया, तो ये हमारा कहलाएगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर बात लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो हमने लैंग्वेज में बोला उसको इस रूप में लिख दिया प्रतीक के रूप में। जस्ते का प्रतीक जिंक होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, इसके बीच रिएक्शन हुई, जिंक क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड का प्रतीक ZnCl2 होता है, हाइड्रोजन गैस निकली, इसको हमने H2 लिख दिया। तो ये हमने इक्वेशन के रूप में लिख दी। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थ है ना, ये देखो समझो, ये दो ऐसे परिवर्तन जिसमें बनने वाले पदार्थों का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज प्रारंभिक पदार्थों से पूर्णतया भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी रिएक्टेंट के जो गुण होते हैं और जो प्रोडक्ट के गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, एक जैसे नहीं रहते हैं, तो केमिकल चेंज होता है। जैसे ईंधन का जलना, जैसे ईंधन को जलाइए तो
वो नया उत्पाद बनेगा, ऊर्जा देगा और कुछ नई चीज बन जाएगी। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। जैसे मीथेन को हम जलाएंगे तो ऊर्जा बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और भी कुछ चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो वो केमिकल चेंज होता है। आइए इसको और देखते हैं और चीज़ों को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं, इसको और अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं। ओके, तो देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है यानी जलाया जाता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण बहुत लंबा, जब हम इसको वाक्य के रूप में बोलें, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा। तो इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम होता है। तो जो हमने यहाँ पर भाषा बोली उसको हम शब्द समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जस्ट मिनट, जैसे इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरलतम विधि, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण क्या हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इतने बोलने में ज़्यादा टाइम लगा, हमने उसी को हमने शब्दों के रूप में लिख दिया, ये इस तरीके से लिख दिया और ये आसान हो गया। मतलब मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दी, मिला दी, जल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये हमने शब्द के रूप में लिख दिया, ठीक है। और तीर इधर लगा दिया, तो तीर की दिशा विक्रिया होने की दिशा बताता है। जैसे ये तीर हमने लगाया इधर को, तो इसका मतलब इधर से इधर को रिएक्शन हो रही है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी रिएक्शन लेफ्ट से राइट को हो रही है। ये नहीं कहेंगे कि राइट से लेफ्ट हो रही। तो एरो का जिधर मुंह होता है उधर ही की ओर रिएक्शन होती है, यानी रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका लेफ्ट से राइट की ओर रिएक्शन हो रही है। बात समझा गया। तो तीर की दिशा विक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, तो जैसे हमने ऊपर वाली बात को हमने बिल्कुल संकेत के रूप में लिख दिया, Mg और ऑक्सीजन, ठीक है। हमने यहाँ मैग्नीशियम नहीं लिखा, मैग्नीशियम का हमने संकेत लिख दिया, ठीक है। तो शब्द की जगह पर अगर हम संकेत यूज कर लें तो उस रासायनिक समीकरण को और हम संक्षिप्त यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं और ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इसीलिए जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसको हम वाक्य के रूप में नहीं लिखते हैं, न शब्द के रूप में लिखते हैं, सीधे संकेत के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला, जैसे हमने कहा कि जब जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो हम स्टेटमेंट के रूप में इसको लिखें, तो हमने इसको हम शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे लिखा जिंक, फिर लिखा तनु, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने इसको शब्द के रूप में लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने शब्द के रूप में लिखा, लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा है, तो बहुत शॉर्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, संकेत में उसको लिख देते हैं। जिंक की जगह Zn लिख दिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर डाइल्यूट H2SO4 लिख दिया, और जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 लिख दिया, हाइड्रोजन गैस की जगह H2 लिख दिया। तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम संकेतों का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने पूरा सीखने का प्रयास किया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। क्लास कैसा लगा तुरंत इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं, और ऐसे ही साइंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, करेक्ट रहिएगा। थैंक यू।